औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, कल के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे हमारे बेसिक टॉपिक्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लेंसेज़ आती हैं, फिर लेंस फ़ॉर्मूला, फिर उसकी मैग्निफिकेशन, फिर माइक्रोस्कोप, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स और उनके दरमियान फ़र्क पड़ा था। उम्मीद करता हूँ कि एक मर्तबा लेक्चर सुनने के बाद जब आप अपनी बुक्स पढ़ रहे होते हैं, तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बुक पढ़ते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होते हैं, तो ये रिकमेंडेड है कि आप जैसे ही लेक्चर सुनें, इसके फ़ौरन बाद अपनी किताब ज़रूर पढ़ा करें आप लोग, क्योंकि जब आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, तो अपने कॉन्सेप्ट्स को आप और ज़्यादा क्लियर कर रहे होते हैं। आज हम 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे, जो पिछले सालों में पेपर्स में पूछे गए हैं। बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये जानना कि इसके सवाल इम्तिहान में कैसे आते हैं, और जब तक हम पास पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, उस वक़्त तक हमें अंदाज़ा नहीं होगा कि इस चैप्टर से हमें एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है। चूँकि डायग्राम्स नहीं आनी, डेरिवेशंस नहीं आनी, तो एमसीक्यूज़ किस अंदाज़ से आपके सामने आता है। अब हम आते हैं बेटे स्ट्रक्चर ऑफ आई पर। तो इस वक़्त फिगर नंबर 10.24 में आप एक आई का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसकी लेबलिंग आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, चूँकि ये आपको इम्तिहान में लेबल करने के लिए पूछा जा सकता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर फिज़िक्स में आई का क्या रोल होगा? तो फिज़िक्स में आई का रोल ये होगा कि हमारे पास चूँकि इसमें लेंस मौजूद है, और लेंस मौजूद होने की वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास इसमें भी वही प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे होते हैं ज्योमेट्रिक्स के, जो नॉर्मल लाइफ में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब आइए हम इस डायग्राम को पढ़ते हैं। तो नाउ दिस इज़ द लेंस, जो आप बेटे यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये आपके पास एरिया प्यूपिल कहलाता है। तो मैं अगर इसको एमसीक्यूज़ में पूछना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा द एरिया बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस इज़ कॉल्ड एज़ प्यूपल। अब आपके पास कॉर्निया का जो इंटरनल मेम्ब्रेन का एरिया, उसे आपने नाम दे दिया है इंटीरियर चैम्बर। कॉर्निया आपके पास फ्रंट लाइन में मौजूद है। वो मसल्स जिससे लेंस अटैच हुआ हम उन्हें नाम देते हैं आइरिस। तो हम कहेंगे द मसल्स बाय व्हिच लेंस इज अटैच्ड इज नेम्ड एज आइरिस। इसके बाद आपके पास यहाँ पर सिलेरी मसल्स मौजूद होते हैं एट द बैक। दरमियान में आपके पास विट्रस कैविटी होती है। 2 तरह के विट्रस होते हैं हमारे पास। हम कहते हैं ये लिक्विड पार्ट होता है जो आपकी आईज के अंदर मौजूद है। इसके बाद हम कहते हैं यहाँ से ऑप्टिक नर्व आ रही है। आपकी आईज का ताल्लुक आपके ब्रेन के साथ है। अगर आपने सेकेंडरी बायोलॉजी में नर्वस सिस्टम और फ्रॉग की डायसेक्शन की है, जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, तो जब हमें ब्रेन निकालना होता है, हम आईज का कनेक्शन ब्रेक करते हैं वहां से, क्योंकि आईज कनेक्ट हुई हुई है आपके ब्रेन के साथ ऑप्टिकल नर्व में। अक्सर आप ऐसा सुनते हैं किसी का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद अब हम कहते हैं कि उसकी आँखें बिल्कुल ठीक आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन वो देख नहीं पाता। तो वो क्यों नहीं देख पा रहा? क्योंकि शायद उसकी ऑप्टिक नर्व बेटे डैमेज हो चुकी होती है, और ये आपके पास लास्ट पोर्शन मौजूद है रेटिना। तो ये डायग्राम आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। अगर हम इसको रीड आउट करते हैं, तो हम कहते हैं द आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल सिस्टम व्हिच हैज़ मच कॉमन विद द कैमरा। लाइक द कैमरा, द आई गैदर्स लाइट एंड प्रोड्यूस अ शार्प इमेज। कैमरे से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर हमारी आईज़ काम कर रही होती है, और उनके मेगापिक्सेल्स उससे 1000 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। The front of the eye is covered by a transparent membrane called as cornea. तो cornea के लिए हम ये word याद रखेंगे कि it is a transparent membrane which is followed by a clear liquid region, a variable aperture, जिसे हम नाम दे रहे हैं iris and pupil। इसके साथ क्या-क्या मौजूद है? सर iris and pupil मौजूद है, और उसके बैक पर एक crystalline lens मौजूद है। Most of the refraction occurs in the cornea since the liquid medium surrounding the lens। हम कहते हैं जितनी भी हमारे पास यहाँ पर डाइवर्जेंस हो रही है वो कॉर्निया में हो रही है, बिकॉज़ हमारे पास यहाँ जो लिक्विड मौजूद है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ वेरी नियर एंड क्लोज टू द लेंस। अगर इस डायग्राम को देखते हुए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि हमारी आईज में कौन-सा लेंस लगा हुआ है, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस? तो आप क्या जवाब देंगे? अब देखिए, कुछ चीज़ें किताब में मौजूद नहीं होती, आपकी बुक का पार्ट नहीं होती, लेकिन वो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, चूँकि वो कहीं न कहीं रिलेट कर रही होती हैं। तो यहाँ पर एक सवाल बन गया कि हमारी आईज में कौन-सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है? शाबाश आप लोगों के आंसर्स। अच्छा, फिर अगर मैं आपसे सवाल पूछना शुरू करता हूँ, जो लोग कॉनकेव लिख रहे हैं, तो वो क्यों कॉनकेव कह रहे हैं? जो कॉन्वेक्स कह रहे हैं, तो वो क्यों कॉन्वेक्स कह रहे हैं? हमें ये बात भी पता होनी चाहिए साथ-साथ कि अगर किसी को हम ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास कॉनकेव लेंस है या हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, या इन दोनों में से कोई भी नहीं है, तो फिर हम क्यों बता रहे हैं? वेरी गुड, आप लोगों के आंसर्स मैं देखता जा रहा हूँ।
तो कुछ स्टूडेंट्स बेटा अपने नाम के साथ नहीं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने नाम के साथ आ जाएँ, ताकि मैं उनको आइडेंटिफ़ाई कर सकूँ, उनको डॉट लगा हुआ है उनमें। तो बेटे हमारे पास ठीक है, आप सब लोगों के आंसर्स बेटे मैंने देखे। हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस मौजूद है हमारी आईज़ में। तो कुछ स्टूडेंट्स कॉन्केव लिख रहे थे आप लोगों के, मैं आंसर्स का वेट कर रहा था आप लोगों का। करेक्ट आंसर बेटा हमारे पास है कॉन्वेक्स। चैट्स बेटा आप लोगों को शो नहीं हो रही हैं सब लोगों को, वो चैट्स मैंने होस्ट ओनली प्राइवेट की हुई है, कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से। नेक्स्ट बेटा अब हम आते हैं ये एक पिक्चर अगेन हमारी किताब से ली हुई है और एक ईयर में इसका स्पेक्ट्रम पूछा गया था। हम जो लेक्चर अपना डिलीवर कर रहे होते हैं उसमें हम पूरी कोशिश करते हैं कि चाहे आप किसी भी प्रोविंस से ताल्लुक रख रहे हैं, आप इस वक्त बलूचिस्तान में सुन रहे हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा में सुन रहे हैं, आप पंजाब में सुन रहे हैं, आप सिंध में सुन रहे हैं, हम हर अ, सूबे के पास ईयर पेपर से सवाल सामने रख देते हैं। क्योंकि देखें अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सबका सिलेबस मुख्तलिफ है, आप सबका पेपर मुख्तलिफ बनता है, तो ऐसा नहीं होता। आपके सिलेबस सेम है, आपके पेपर्स एक जैसे होते हैं, दूसरे पेपर से हमें आइडिया होने लगता है कि अच्छा सवाल इस तरह का भी आ सकता है और आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा एनहांस हो जाती है। हम कहते हैं हमारे पास एक ईयर में ये तस्वीर दे दी गई और पूछा गया कि ये स्पेक्ट्रम किसका है? तो स्पेक्ट्रम किसका है सर? स्पेक्ट्रम ये मौजूद है मर्क्यूरी का। हम कैसे याद रखेंगे कि मर्क्यूरी का हमारे पास मौजूद है? हम ये कहेंगे सर इसमें वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। हमारे पास मर्क्यूरी किस फाइनल कलर में आपको नज़र आ रही है? सर 2 कलर्स में नज़र आती है वैसे तो मर्क्यूरी, रेड कलर में भी नज़र आती है और ग्रे कलर में भी नज़र आती है। हम रेड कलर यहाँ याद रख लेते हैं कि जो फाइनल आपको वेवलेंथ पे नज़र आ रही है वो रेड कलर है। तो आप कहते हैं कि जो स्पेक्ट्रम गिवन होगा वो आपके पास मर्क्यूरी का होगा। इस तरह 2-3 और स्पेक्ट्रम्स मैं आपके सामने रखूँगा जिसमें वो फाइनल कलर नज़र आ रहा होगा, जिससे आप उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो आपको एग्जाम में इस तरह भी पूछा जाता है कि आपको एरिया बता दिया जाए, स्पेक्ट्रम दे दिया जाए और कहा जाए कि बताइए ये किसका स्पेक्ट्रम है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास आते हैं डिफेक्ट्स। 2 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं ना आइस के। हम कहते हैं या तो वो दूर का नहीं देख सकता या फिर वो नजदीक का नहीं देख सकता। तो अब इन फिगर्स को गौर से देखते हैं और इन फिगर्स से कुछ समझने की बेटे कोशिश करते हैं। ये आपके पास आई का स्ट्रक्चर बना हुआ है जो इससे पहले भी मौजूद था। फिर अगेन यहाँ पर आपके पास आई का स्ट्रक्चर बना हुआ है जो इससे पहले भी मौजूद था। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? इमेज आई के पीछे बन रही है और यहाँ आप क्या देख रहे हैं? इमेज आगे बन रही है। अगर मैं स्ट्रक्चर दोबारा आपके सामने लेकर आता हूँ, तो मैं ये जुमला यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जब इमेज बन रहा था, यहाँ से इस लेंस ने इमेज बनाया होगा, तो एक इमेज आपको आउट नज़र आ रहा था और एक इमेज आपको पहले नज़र आ रहा था, जबकि इमेज को यहाँ पर आना था। जब वो यहाँ पर आता तब हम कहते हैं कि हमें चीज़ ठीक तरीके से नज़र आ रही है। अगर आपका इमेज यहाँ नज़र आ रहा है और यहाँ नज़र आ रहा है, इसका मतलब कि ये आई डिफेक्ट कहलाता है। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं लॉन्ग साइटेडनेस और साइंटिफिकली बेटे हम इसे नाम देते हैं हाइपरोपिक। हाइपर का मतलब ही ज़्यादा होता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये इमेज बैक पर बन रहा है। अब हम कहते हैं हाइपरोपिक यानी फार साइटेड का मतलब है दूर से अ, दूर की नजर स्लाइटली शॉर्टर देन नॉर्मल, सो द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फोकस बिहाइंड द रेटिना। इसमें कहा इमेज बनेगी सर रेटिना के पीछे जाकर इमेज बनेगी। इस कंडीशन को हम ठीक कैसे कर सकते हैं? हम इस कंडीशन को ठीक कैसे कर सकते हैं बेटा कि कन्वर्जिंग लेंस हम यहाँ पर लगा दें। आपने ये देखा होगा कि अगर कोई पेशेंट या कोई शख्स है जिसे दूर की नज़र का मसला है या नज़दीक की नज़र का मसला है, तो वो ठीक कैसे करता है उसे? या तो लेंस लगाता है या फिर चश्मा पहनता है, ग्लासेस पहनता है। ग्लासेस में भी लेंस का इस्तेमाल करता है। वो लेंस क्या करता है? आपने उनके नंबर्स भी सुने होंगे। ये सब कुछ क्या कर रहे हैं कि इमेज कहाँ बने? इमेज एग्ज़ैक्टली रेटिना पर बने। अगर इमेज रेटिना के पीछे बनेगा, तो आप उसको धुंधला देख पा रहे होंगे। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन पर, जिसे हमने नाम दिया है मायोपिक। इसे हम हाइपोपिक भी कहते हैं क्योंकि हाइपो का मतलब होता है हमारे पास कम। Now, it is a nearsightedness is a slightly longer than normal in the image of distant object forms in front of the retina. अब आपके रेटिना के आगे इमेज बनना शुरू हो जाता है, जो कि अगेन नॉर्मल कंडीशन नहीं है। इस कंडीशन को हम कैसे ठीक करते हैं? सर एक डाइवर्जिंग लेंस लगाकर। तो यहाँ आप देख रहे हैं डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया है, यानी इसको यूँ समझ लीजिए कि आपने चश्मा पहन लिया या आपने आइस पर एक लेंस लगा दिया है, तो इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ बन रही है। अल्टीमेटली इमेज कहाँ बनना ज़रूरी है? इमेज यहाँ पर बनना ज़रूरी है। आई होप कि ये वाली बात भी आप लोगों को क्लियर हुई है। यहाँ पर बेटे मैं 2 मिनट के लिए स्टॉप करता हूँ और अब आपसे क्वेश्चंस लेना मैं स्टार्ट करता हूँ बिकॉज़ हम लाइव ज़ूम सेशंस इसीलिए कर रहे होते हैं कि आपके सवालात उसी वक़्त मैं आपको आंसर दे दूँ उसके और बाकी लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएँ। रिकॉर्डिंग्स जिसकी आप लोगों के साथ शेयर की जा रही होती हैं, आप वो स्टूडेंट्स हैं जो अपने
होमवर्क्स ऑन टाइम कंप्लीट कर रहे होते हैं, जिनका वक्त पर काम कंप्लीट हुआ हुआ होता है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा बेटे, जो क्वेश्चंस आपके साथ आते जा रहे हैं, मैं उनको आपको रिस्पॉन्ड करता जा रहा हूँ। बेटे, मायोपिक के बारे में आप पूछ रहे हैं। हम कहते हैं कि मायोपिक हमारे पास एक्चुअली, अगर आपके रेटिना से आगे इमेज बनना शुरू हो जाता है, तो हम उसे मायोपिक कह देते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स लिख रहे हैं बेटा कि हमारी किताब में ये चीज़ मौजूद नहीं है। डायरेक्टली आपके टेक्स्ट बुक में मौजूद नहीं होता है बेटा, लेकिन चूँकि टॉपिक है तो उससे रिलेट करता हुआ आपको ज़रूर पूछा जा रहा होता है, तो आपने कोशिश करनी होती है कि आप इसको ज़रूर याद रखें। कुछ स्टूडेंट्स आई की लेबलिंग दोबारा पूछ रहे हैं। हम आई को अगर दोबारा लेबल यहाँ पर समझते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले हम बेटा लेंस से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास लेंस मौजूद होगा। फिर इसके बाद हम कहते हैं कि लेंस के बाद हमारे पास प्यूपिल का एरिया है, और स्टार्ट में जो हमारे पास एरिया है उसे हम नाम देते हैं कॉर्निया का। इनके दरमियान में हमारे पास एंटीरियर चैम्बर मौजूद होगा। आइरिस हमारे पास वो एरिया होगा जो होल्ड करेगा हमारे लेंस को, और इसके बैक पर हमारे पास जितना एरिया है वो सब विट्रस कैविटी कहलाता है। और विट्रस कैविटी का मतलब होता है हमारे पास जहाँ पर लिक्विड मौजूद होगा। देन हमारे पास ऑप्टिक नर्व मौजूद है, जिसका कनेक्शन आपके ब्रेन के साथ है, और रेटिना मौजूद है। एक स्टूडेंट ने बेटे सवाल किया, व्हाट इज अपर्चर। आप लोगों ने कैमरा यूज किया होगा। अगर आप लोग कैमरा यूज करते हैं तो उसमें आगे आपके पास लाइट के लिए एक ऑप्शन बना हुआ होता है, जिसको आप ओपन और क्लोज कर रहे होते हैं, और जब क्लिक करते हैं तो उसमें से आपको एक आवाज भी सुनाई देती है कैमरा की। या जब आप माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं तो नीचे एक डायफ्राम लगा होता है, जिससे आप लाइट को कंट्रोल करते हैं। अपर्चर वो एरिया है जिससे लेंस में कोई चीज एंटर हो रही होती है। यानी आईज अगर मैं आपसे कहता हूँ अपनी पूरी इस वक्त ओपन कर दें, तो मैं कहूंगा आइस का अपर्चर मैक्सिमम है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आइस को आप हल्का कर दें, थोड़ा सा बंद करना शुरू कर दें, तो मैं कहूंगा कि आइस का आपके पास अपर्चर कम है। जी, अगर इमेज बेटा रेटिना पर नहीं बनती तो हम उसे आई डिफेक्ट का नाम दे रहे होते हैं। विट्रस कैविटी बेटे हमारी जो आईज हैं इन्हें मॉइस्ट रखता है। तो बेटा आप लोग जो क्वेश्चन मार्क लिख रहे हैं ना, आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन अगर एक दफा दोबारा लिख लें तो बेहतर होगा, बिकॉज बहुत सारी जब चैट्स आ रही होती हैं तो एक आध सवाल हमारे पास से यहाँ से मिस हो रहा है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन दोबारा लिख लें बेटा। फार साइटेडनेस में बेटा अगर मैं आपको दोबारा से यहाँ पर इमेज पर लेकर चलता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि फार साइटेडनेस में इमेज आपके पास बैक पर बन रही है, और वो शॉर्टर होती है। लॉन्ग साइटेडनेस में आपके पास जो शॉर्ट साइटेडनेस में आपके पास जो है वो इमेज रेटिना से पहले बन रही है, और वो शॉर्टर कहलाएगी। आई डिफेक्ट से बेटा हमारे पास कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट परमानेंट नहीं होती, इसके लिए हमें इसी तरह की ट्रीटमेंट्स करनी पड़ती हैं। बेटा हम अपने लेंस में अपर्चर हमारे पास टोटल होता है जितना वो एरिया, हम इस अपर्चर को कंट्रोल नहीं कर रहे होते। आई में बेटे कॉन्वेक्स लेंस मौजूद है हमारे पास। बेटे इसीलिए आपको जब ये वीडियो लेक्चर्स में चीजें समझाई जा रही हैं, अगर आपकी टेक्स्ट बुक्स में चीजें मौजूद नहीं है तो आपको इन वीडियो लेक्चर्स से बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी, ई कैट के स्टूडेंट से भी बेटा आई की लेबलिंग पूछी जा सकती है। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, और बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन है। इसमें मैं आप लोगों से भी सवाल कर रहा हूँगा अभी, और आप लोग बेटा मुझे जवाब दे रहे होंगे। एमसीक्यूज हैं, पास पेपर से चंद एमसीक्यूज हैं, बिकॉज एक चैप्टर से कोई एक या दो एमसीक्यूज एक ईयर में आता है, तो हमारे पास कुछ ज्यादा एमसीक्यूज नहीं होते हैं। प्रैक्टिस के तौर पे हम यहाँ पर इन एमसीक्यूज को लेकर आए हैं, और अब मैं सवाल बेटा आपके सामने यहाँ रखता जा रहा हूँ। पहला सवाल, दो लेंसेज हैं, उनकी पावर्स हैं 12D एंड 2D, ये आपस में इन कॉन्टेक्ट है। इनकी फोकल लेंथ क्या होगी कॉम्बिनेशन। कल जब हम पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने अलग से पावर ऑफ लेंस पढ़ा था, और उस पावर ऑफ लेंस में हमने इसका सॉल्यूशन समझा था। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि अब दो लेंस है जिनकी आपके पास पावर्स दी हुई है +12 एंड -2। आपको ये बताना है कि इनकी फोकल लेंथ इन कॉम्बिनेशन क्या होगी। तो मैं कुछ सेकंड्स का वेट करूंगा आप लोगों के आंसर्स का, और उसके बाद फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। कॉपीज आप लोगों के सामने मौजूद होंगी, सॉल्यूशन का आप लोगों के पास टाइम मौजूद है, आप सॉल्व कर सकते हैं।
वेरी गुड, आपके आंसर्स बेटे रिसीव हो रहे हैं मुझे। जैसे ही सबके आंसर्स मुझे रिसीव हो जाते हैं, मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। सो वेरी गुड बेटे, मैक्सिमम आप लोगों ने सही जवाब दिया। 10 सेंटीमीटर सर इज द राइट आंसर। क्यों 10 सेंटीमीटर इसका ठीक जवाब होगा? बिकॉज सर हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास टोटल पावर कैसे बनता है, दोनों को प्लस करने के बाद बनता है। तो फोकल लेंथ भी वैसे ही मालूम कर रहे होंगे हम। अब जब इनको प्लस कर रहे होंगे तो ये प्लस का 12 है और माइनस का 2 है। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, साइन बड़े नंबर का आएगा। 12 में से 2 अगर हम माइनस कर दें तो आंसर क्या आएगा? सर 12 में से 2 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 10। तो आप सब लोगों का बिल्कुल यहाँ पर बेटे सही जवाब है। वेरी गुड। जब आप पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको आसानी होती है। और बेटा ये सवाल एनटीएस के पेपर 2010 में पूछा गया था, यानी वो बच्चे जिन्होंने 2009 में ये बात समझी थी, तो 10 में ये एमसीक्यू उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। आप जानते हैं कि एक एक एमसीक्यू हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब बेटा हमसे सवाल पूछा जा रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, द इमेज विल बी। आपके पास कॉन्केव लेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया है 30 सेंटीमीटर पे, उसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है इमेज कैसी बनेगी। अच्छा, अब बेटा यहाँ पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यूं समझ लें, आप लोगों का होमवर्क है कि मुख्तलिफ केसेस आपने पढ़े होते हैं ना मैट्रिक क्लास में, कि जब ऑब्जेक्ट आपके पास किस तरफ होगा तो इमेज आप किस तरफ बना रहे होंगे। उन केसेस को आप मिरर पे और लेंस पे अपने पास सॉल्व करें, और सॉल्व करके उसको अपनी कॉपी में उसकी प्रैक्टिस करें। उससे आपके इस तरह के एमसीक्यूज बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको ये बात मालूम है या आपको ये बात याद है कि सर फोकल लेंथ का डबल हमारे पास 2 ऑफ होता है या सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो आपके पास जब सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है तो आप कहते हैं कि वो 15 का डबल यानी 30 सेंटीमीटर हो गया है। अब जो इमेज बनती है कॉन्केव लेंस में, इस केस में वो इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है, और वो डिमिनिश्ड होती है, यानी वो प्रॉपर इमेज नहीं होती है। तो जिन बच्चों को ये बात याद थी, जिन्होंने इसकी बेसिक क्लासेस में प्रैक्टिस की भी है, उनको ये सवाल फौरन समझ में आ गया कि सर हमारे पास ऑप्शन 1 भी ठीक है, ऑप्शन 2 भी ठीक है और ऑप्शन 3 भी ठीक है, कि वो इमेज इरेक्ट होती है। इरेक्ट इमेज हमेशा बेटे वर्चुअल होती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, याद रखिएगा। और जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो डिमिनिश्ड होती हैं, यानी वो क्लियर नहीं होती। तो इस सवाल का सही जवाब हमारे पास है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 1, 2 and 3। Next question. The smaller the distance of object from the eye, the visual angle will be. इसका जवाब क्या होगा बेटे? और अगर मैं पिछला सवाल आपको बताऊं तो ये भी एनटीएस 2010 पेपर में बेटा पूछा गया था। अब हम आए हैं एनटीएस 2011 में, ये सवाल हमसे पूछा गया था। तो बेटे क्या जवाब होगा इसका? अगर हम इसको भी लिखते हैं अपने पास, द स्मॉलर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई, द विजुअल एंगल विल बी। इस सवाल का जवाब देने से पहले आप एक काम कीजिए कि आपके हाथ में इस वक्त जो भी चीज मौजूद है, पेंसिल, पेन, स्केल, रबड़, आसपास जो भी चीज है, उसे अपनी आंख के बिल्कुल नजदीक रख दीजिए और देखिए कैसा नजर आता है। और अब उसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंख से दूर ले जाइए और देखिए कैसा नजर आता है। तो सवाल ये बन गया कि जब आपने आंख के नजदीक रखा, यानी आपने क्या किया, आई से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस स्मॉलर कर दिया, तो विजुअल एंगल कितना था? वो चीज आपको बड़ी नजर आ रही थी या छोटी नजर आ रही थी? सर वो चीज हमें बहुत बड़ी नजर आ रही थी। इसका मतलब था कि सर इसका सही जवाब क्या होगा हमारे पास? वेरी गुड, जो बच्चे लिख रहे हैं यहाँ पर, ग्रेटर इसका सही जवाब है। कॉन्स्टेंट, नेग्लेजिबल, स्मॉलर इसका आंसर नहीं है। अगला सवाल, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर is used to form an erect image which is twice as large as the object. The position of object will be dash from the lens. अब बेटे यहाँ पर हमसे 2012 में एक प्रॉपर न्यूमेरिकल पूछा गया, यानी पूरा सवाल ही उठाकर दे दिया। और इस सवाल में हमसे ये पूछा गया कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। आपको जो इमेज बनता हुआ मिल रहा है वो इरेक्ट इमेज है, जिसका साइज डबल है ऑब्जेक्ट से। अभी ऑब्जेक्ट का साइज आपको नहीं पता, लेकिन इमेज का इतना कह दिया है कि उससे डबल बन रहा है। आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है। अब बेटे जब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं तो हमें पता लगता है कि सर ये जो सवाल हमसे पूछा गया है यहाँ पर, ये हमारी टेक्स्ट बुक की प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखिए हमारे पास कितने इंपॉर्टेंट हैं। पेज नंबर, सिंध बोर्ड की मैं बेटे इस वक्त बात कर रहा हूँ, पेज नंबर 334 पर। पास पेपर हम क्यों सॉल्व कर रहे होते हैं? सर पास पेपर हम इसलिए सॉल्व कर रहे होते हैं कि हमें इस जैसे सवालात पूछे जाते हैं।
तो आज आपको हिंट मिल गई है कि सर ये मुमकिन है हमारी किताब के सवाल भी हमसे पूछे जा रहे होते हैं, जिनकी हमें कैलकुलेशन बगैर कैलकुलेटर करने में आसानी हो रही होती है। तो आपको अपनी बुक की एग्जाम्पल्स भी करनी है। कुछ बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर बुक की एग्जाम्पल्स करनी होती है या नहीं करनी होती है। अब देखिए आपको यहाँ कहा जा रहा है कि उसकी मैग्निफिकेशन क्या है, सर ट्वाइस है, तो आपने m क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। हमने यहाँ पर माइनस साइन क्यों लगाया, पिछले वीडियो लेक्चर को हम याद करते हैं कि यहाँ पर हमें वर्ड यूज किया जा रहा है इरेक्ट बनी है। हमने क्या कहा है, अगर इमेज इरेक्ट है तो इरेक्ट का मतलब ये है कि वो वर्चुअल भी होगी, और वर्चुअल के लिए हम क्या करेंगे, हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर कहा कि माइनस क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू 2। ये p यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, वहां मल्टीप्लाई हो गया, तो q किसके बराबर हो गया, -2p के। फॉर्मूला मिरर का आपके पास है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब q की वैल्यू क्या आई थी पीछे आपके पास, -2p, आपने यहाँ पर पुट कर दी, तो आपके पास क्या बना, 1/f इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/2p। अब 1/p माइनस 1/2p को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसको आप यूं समझिए कि 1 में से हाफ माइनस हो रहा है। 1/p का मतलब है 1, 1/2p का मतलब है हाफ। तो 1 में से जब हाफ माइनस होता है तो क्या बचता है, सर हाफ बचता है। तो अब आपने क्या लिखा है, 1/20 इज इक्वल टू 1/2p। ये 20 यहाँ पर आपके पास डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो गया, p आप मालूम कर रहे थे। तो अब आपके पास क्या बन गया, सर अब हमारे पास आ गया 2/20 इज इक्वल टू 1/p। ये 2 यहाँ पर बेटा आपके पास डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ आपने इसको ऊपर लेके जाकर मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2/20 कितना होता है, सर सिंपल कैलकुलेशन है। अब हो गया 1/10 इज इक्वल टू 1/p। अब ये 1/10 है और ये 1/p है, इसको रिवर्ट कर दें तो ये p बन जाएगा। ये टाइपोग्राफिकल एरर बेटा, ये p है। तो p किसके बराबर हो गया, सर 10 के। तो हमारे पास कुछ बच्चों ने जवाब लिख भी दिया था, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारे पास बेटा इस सवाल का सही जवाब है। एक हम टेक्स्ट बुक की एग्जांपल और कर लेते हैं, चूंकि टेक्स्ट बुक से हमें सवाल पूछे जा रहे हैं। ये लास्ट एग्जांपल क्वेश्चन है हमारे पास। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन। अब बेटे ये सवाल कुछ सिमिलर है, देखो पिछले सवाल के, वहां 15 और 30 बोला था, या 60 और 30 बोला है। लेंस कॉन्केव है आपके पास, 30 अगर फोकल लेंथ है तो 60 क्या है, सर 60 हमारे पास एक्चुअल में है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्केव लेंस के लिए एफ की वैल्यू क्या होती है, सर माइनस होती है। ये बातें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ी। अगर आप में से किसी ने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं सुना तो उसको यहाँ पर बेटा प्रॉब्लम हो रही होगी। अब हम कहते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f की जगह आपने लिख दिया -130 इज इक्वल टू -160 प्लस 1/q। ये यहाँ प्लस में, वहां जाके ये भी माइनस में चला गया। 1/q बराबर है -1/30 माइनस 1/60। माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया। आपने इसे जब सॉल्व किया तो ये बना 2/60। एलसीएम लेते हैं, हमारे पास वो बड़ा नंबर यहाँ आ जाता है हमारे पास। 2/60 का मतलब क्या है, 1/30। अब 1/q बराबर है 1/30 के, तो q बराबर होगा 30 के, तो हमारे पास q का आंसर आ जाता है 30 सेंटीमीटर्स। बुक की टेक्स्ट बुक की एग्जांपल्स यहाँ पर आप देख रहे हैं। एक बच्ची बेटे सवाल पूछ रही है कि पास्ट पेपर से हमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बेटा पास्ट पेपर का सवाल हमें रिपीट नहीं होता, लेकिन उस जैसे सवाल हमें जरूर आ रहे होते हैं, तो उनकी हम बार बार प्रैक्टिस इसलिए कर रहे होते हैं कि हमें उन जैसे सवाल हमारे सामने क्लियर होते जाए। यहाँ आके बेटा हम अपने ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, जिसकी थ्योरी भी हमने पढ़ ली थी और इसके न्यूमेरिकल्स भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम चीजें आप लोगों को क्लियर हुई है। चैट बॉक्स एक बार फिर मैं बेटा आप लोगों के लिए ओपन कर देता हूँ कि अगर अब आपको कोई सवाल पूछना है, कोई चीज कंफ्यूज कर रही है आपको, तो आप दोबारा पूछ लेंगे। होमवर्क में आप सबको एक मरतबा रिपीट कर लेता हूँ। होमवर्क बेटा ये कि आप डिफरेंट कंडीशंस पर इमेजेस बनाना शुरू कर दें। जब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट इज एट पी, ऑब्जेक्ट इज एट एफ, ऑब्जेक्ट इज एट 2f, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन f एंड 2f। इसको सॉल्व करने के बाद आप मुझे होमवर्क्स भेजते रहें। जो लोग इस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर को सुन रहे हैं और वो जूम सेशंस में नहीं है, बेटे जूम सेशंस हमने उन स्टूडेंट्स के लिए रखे हैं जो सिर्फ मुझसे प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में वो अपने होमवर्क टाइम पर सबमिट करवा रहे हैं। तो उन्हें जूम ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है और जूम का इनवाइट दे दिया जाता है, और उनकी जूम की क्लास होती है, रिकॉर्ड करके वो क्लास आप सबको प्रोवाइड कर दी जाती है, ताकि वो लोग जो जूम क्लास को अटेंड नहीं कर सके थे उनके पास भी ये लेक्चर मौजूद हो। बस एक एडवांटेज हमारे पास जूम सेशन में होता है कि हम लाइव अपनी क्वेरीज को बड़ी आसानी से रिजॉल्व कर रहे होते हैं।
जी बेटा, अगर कोई सवाल हमें पूछना है तो हम पूछें, उसके बाद वरना हम इस लेक्चर को अभी ऑफ करेंगे। आप लोगों का ग्रुप बेटे थोड़ी देर में अगेन एक्टिव कर दिया जाएगा, आप लोगों की अटेंडेंस और आप लोगों के फीडबैक के लिए कि लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ, क्या बातें हमें समझ में आई और क्या और हमें इसमें बेहतर करना होगा। अटेंडेंस बेटे वहाँ आप सबने मार्क करनी है, बिकॉज़ आपकी अटेंडेंस हम रेगुलेट कर रहे होते हैं। वो स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूअसली अटेंड नहीं कर रहे होते क्लासेस को, फिर उनको रिमूव कर दिया जाता है ग्रुप से, ताकि उन लोगों को हम ऐड कर दें जो लोग कंटिन्यूअस क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं। और अगर कोई फीडबैक आपने देना है बेटे, तो आप यहाँ चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तमाम चीज़ें अगर आपको क्लियर होती जा रही हैं, मैं स्क्रीन बेटे अपनी यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। और कल इंशाल्लाह हम एक नया चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे, उसका इनवाइट आप लोगों को मिल जाएगा। और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स सुन रहे हैं, इसी तरह रात में जो आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास आ जाएँगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी फ़ायदा हमारे पास ये होता है कि अगर कोई चीज़ हम एक मर्तबा मिस कर देते हैं, तो वो हम बाद में बड़ी आसानी से समझ भी सकते हैं। शुक्रिया आप सब लोगों का, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।